नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। पाकिस्तान सरकार ने नवाज शरीफ के भारत दौरे को उम्मीद से बेहतर बताया है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि हमने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के ट्रायल में तेजी लाने का मुद्दा उठाया। कश्मीर मसला बातचीत के एजेंडे में नहीं था। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि जल्द ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की फिर से मुलाकात हो सकती है। उन्होंने कहा कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ऐसा संभव है। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि दोनों पीएम इस बात से सहमत थे कि ये दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत है। पाक के मुताबिक दोनों देशों के बीच 8 अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर संतोषजनक बातचीत हुई। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि बम धमाकों की आवाज बंद होने पर ही बातचीत आगे बढ़ेगी। धमाकों में बात की आवाज दब जाती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि पीएम मोदी ने इसी लहजे में पाक पीएम से बात की। इसलिए बम धमाके बंद हो और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब और हम बात करें तो आवाज दोनों को सुनाई देगी, लेकिन अगर बम धमाके चलते रहेंगे तो उसमें बात की आवाज दब जाएगी। और ये बात इन्हीं अल्फाज में उन्होंने नवाज शरीफ साहब। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बात पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने चुटकी ली है। मनीष तिवारी ने कहा कि उनकी इस बात से तो पाकिस्तान को यही संदेश गया कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ जारी रह सकते हैं। उनको साफ तौर पर यह संदेश दिया है कि जहां तक इस सरकार का संबंध है, इस सरकार में धमाके और बातचीत, कथाकथित धमाके और बातचीत शायद साथ साथ चल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाक पीएम नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा। शॉल मिलने पर नवाज की बेटी मरियम ने नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को लेकर मचे घमासान के बीच बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से बात की है। सूत्रों से खबर है कि भागवत ने राजनाथ से कहा कि 370 पर किसी के दबाव में नहीं आना है। हालांकि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राजनाथ सिंह से यह भी कहा कि सहयोगी दलों और मुस्लिम संगठनों से आर्टिकल 370 पर बातचीत की जाए। मामले में जल्दबाजी ठीक नहीं। 370 से हो रहे नुकसान को आंकड़ों में सामने लाया जाए। संघ प्रमुख ने कहा कि पूरे देश में अनुच्छेद 370 को लेकर सकारात्मक माहौल बनाया जाए, जिसके बाद बात आगे बढ़ाई जाए। यह संघ या बीजेपी का एजेंडा नहीं बल्कि पूरे देश का एजेंडा है। इससे पहले कल पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अनुच्छेद 370 पर खुली बहस चाहते हैं। उनके इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया है। अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भड़क उठे। उन्होंने कहा कि फिर से अनुच्छेद 370 पर चर्चा कराना खतरे से खाली नहीं होगा। 1947 का डिबेट जो है वो चालू करना चाहते हैं तो बेशक करें, उनको कोई रोक नहीं सकता। मेहरबानी करके सोच समझ के इसमें अगला कदम ले लीजिए, क्योंकि इसमें खतरा बहुत ज्यादा है और फायदे बहुत कम हैं। उमर ने इससे पहले ट्वीट भी किया था। ट्वीट कर उन्होंने लिखा था कि अगर अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया जाएगा तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला की धमकी पर आरएसएस नेता राम माधव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 रहे या नहीं रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हमेशा रहेगा। केवल बहस की एक बात की गई है। बहस करने के लिए क्या आपत्ति होना चाहिए? आपको बहस के लिए तैयार होना चाहिए। इसके ऊपर अनावश्यक धमकियां देना, ये नहीं है तो हम अलग हो जाएंगे, इस प्रकार की बयानबाजी, इसके पीछे एक राजनीतिक मकसद ही ध्यान में आता है। अनुच्छेद 370 पर बहस की बात करने वाले पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मंत्री जो जम्मू कश्मीर से संबंध रखता है वो इस तरह की बयानबाजी करता है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुच्छेद 370 वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान आग लगाने वाला है। पीएमओ में जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया है
और ये आग से खेलने का काम है। 370 को खत्म करने की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बवाल बढ़ने के बाद पीएमओ राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर सफाई दी और कहा कि अनुच्छेद 370 पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ये विवाद निराधार है। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना कांग्रेस को भारी पड़ गया है। पलटवार करते हुए जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने पूछा कि आखिर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी की क्या योग्यता है जो वो सरकार चला रही थी। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। उमा भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता का पहले सर्टिफिकेट दिखाएं, फिर स्मृति ईरानी पर सवाल उठाएं। सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था, इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाकर फंसी कांग्रेस में अब अलग सुर नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि शिक्षा और योग्यता में फर्क होता है और ऐसे सवाल उठाने से पहले मजबूत आधार होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था कि महज 12वीं पास स्मृति ईरानी को मोदी ने मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया है। कांग्रेस के कुछ नेता माकन के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन खबर है कि कांग्रेस स्मृति पर हमले जारी रखेगी। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने माकन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा कि माकन जी, पढ़ाई का इस्तेमाल देश को बनाने में होना चाहिए, न कि घोटाले और देश को शर्मसार करने में। ये संदेश अपने पढ़े लिखे कांग्रेसियों तक पहुंचा दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो ग्रेजुएट भी नहीं हो उसे एचआरडी जैसा मंत्रालय कैसे सौंप दिया गया। The HRD minister is not even a graduate. So I think these are things which show the unrepresentative, imbalanced and hasty approach to cabinet making. कांग्रेस महासचिव ने स्मृति ईरानी को एचआरडी मंत्री बनाए जाने पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा योग्य स्मृति ईरानी लगी। का अधिकार क्षेत्र है, अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी है तो ठीक है, उनका अधिकार है। केंद्र सरकार ने स्मृति ईरानी का बचाव करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्मृति को योग्यता के आधार पर मंत्री बनाया गया है और केंद्र का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सारे मंत्रियों की क्षमताओं का ध्यान रख करके उनको उत्तरदायित्व दिया है। अगर कांग्रेस की ओर से ये टिप्पणी आई है तो मैं कहूंगा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी टिप्पणियों को कहने के पहले थोड़ा कांग्रेस को अपने अंदर और इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। हालांकि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्मृति का बचाव किया है। ट्वीट कर उमर ने पूछा कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के लिए पायलट और कोयला मंत्री बनने के लिए खदान में काम करने वाला होना योग्यता होनी चाहिए। मोदी के दृढ़ समर्थक मधु केशवर ने भी स्मृति पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि स्मृति ईरानी 12वीं पास हैं, वो फैशन मॉडल बनने गई और टीवी सीरियल की बहू बनी। क्या भारत का शिक्षा मंत्री बनने के लिए यही शैक्षणिक योग्यता है? सामाजिक कार्यकर्ता मधु केशवर यही नहीं रुकी, उन्होंने ट्वीट कर स्मृति ईरानी पर तंज भी कसा और लिखा कि हैरानी नहीं होगी अगर ईरानी की आश्चर्यजनक योग्यता को देखते हुए उन्हें डेप्यूटी पीएम बना दिया जाए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कृषि राज्य मंत्री बनाए गए मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान पर सवाल उठाए हैं और कहा कि दंगे के आरोपी को मोदी ने मंत्री बना दिया। जो व्यक्ति सांप्रदायिक तनाव और दंगे फैलाने में दोषी हो, उस पर केस चल रहा हो, उसको मंत्रिमंडल में लेकर एक क्या मैसेज दिया है मोदी जी ने कि ऐसे लोगों को तरजीह दी जाएगी। कांग्रेस ने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि 10 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से एक भी मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। और 6 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनको कोई जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में।
अभिषेक मनु सिंघवी ने यह सवाल उठाया कि राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के बाद भी बीजेपी ने इस राज्य को सिर्फ एक राज्य मंत्री दिया, जबकि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल से एक भी मंत्री नहीं बनाया। जहां पूरे 25 सीट बीजेपी को मिले राजस्थान में, मेरे प्रदेश में, वहां से एक मंत्री है, गुजरात से एक मंत्री है, उत्तराखंड और हिमाचल से कोई नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, यह समझ से परे है कि वित्त और रक्षा मंत्रालय एक मंत्री को दिया गया और सूचना प्रसारण और पर्यावरण की जिम्मेदारी एक मंत्री को मिली। क्या संबंध इन्होंने पाया रक्षा और वित्त के बीच में, और किस आधार पर इसको सिर्फ एक एडिशनल चार्ज पे रिड्यूस कर दिया? अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि पर्यावरण और सूचना मंत्रालय का क्या कनेक्शन है जो एक मंत्री को दिया गया है। नाराजगी के बाद आखिरकार शिवसेना कोटे के इकलौते मंत्री अनंत गीते ने भारी उद्योग मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाल लिया। गीते अपने पोर्टफोलियो से खुश नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने मंगलवार को चार्ज लेने से इनकार कर दिया था। अनंत गीते की नाराजगी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत भी हुई थी। बातचीत के बाद मामला सुलझा, तब जाकर अनंत गीते भारी उद्योग मंत्रालय का चार्ज संभालने को तैयार हुए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। सुषमा को विदेश मंत्रालय के साथ साथ प्रवासी भारतीय मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया है। उमा भारती ने आज जल संसाधन मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। वो कमंडल में गंगा जल लेकर दफ्तर पहुंची। जल संसाधन मंत्रालय मिलने पर उन्होंने पीएम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो गंगा नदी की बेहतरी के लिए कड़े कदम उठाएंगी। कैबिनेट मंत्री मेनका गांधी ने भी मंत्रालय जाकर आज चार्ज संभाला। मेनका को महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री अनंत कुमार ने आज अपने मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने आज कामकाज संभाल लिया। कलराज को लघु और मध्यम उद्योग का मंत्रालय मिला है। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने पर हमारा जोर रहेगा। वेंकैया नायडू ने संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। वो संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों संतोष गंगवार और प्रकाश जावड़ेकर के साथ चार्ज लेने पहुंचे थे। वेंकैया नायडू के साथ दो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। संतोष गंगवार लोकसभा में और प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा में संसदीय कार्य राज्य मंत्री की भूमिका निभाएंगे। इससे पहले वेंकैया नायडू ने शहरी विकास मंत्रालय का भी चार्ज संभाल लिया। उन्हें शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया है। मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले वेंकैया नायडू ने पूजा अर्चना भी की। पूजा करने के बाद ही वो अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार संभाल लिया। इससे पहले कल उन्होंने पीएमओ के राज्य मंत्री का कामकाज संभाला था। राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भी आज मंत्रालय जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं। परिवहन और जहाज रानी मंत्री बनाए गए नितिन गडकरी कल मंत्रालय का चार्ज लेंगे। वो नागपुर में है और वहां से लौटने के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम 5 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक टल गई है। अब मोदी की ये दूसरी कैबिनेट मीटिंग कल सुबह 11 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि संसद का पहला विशेष सत्र जून में होगा, जबकि जुलाई में बजट सत्र रखा जाएगा। हालांकि कल होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद ही संसद सत्र की तारीख तय होगी। कांग्रेस नेता कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। वो नए सांसदों को शपथ दिलवाएंगे। बीजेपी में नए अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस संबंध में मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दिल्ली के केशव कुंज पहुंचकर संघ प्रमुख से बातचीत की। सूत्रों से खबर है कि नए अध्यक्ष की रेस में जेपी नड्डा सबसे आगे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद पहुंचकर वीर सावरकर को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। उनकी जयंती के मौके पर मोदी ने कहा, उन्हें एक बेहतरीन लेखक, विचारक, कवि और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। कल हुई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में कालेधन पर पहला बड़ा फैसला हुआ। मोदी सरकार ने कालेधन पर एसआईटी गठित करने का फैसला किया। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमवी शाह कालेधन के लिए गठित एसआईटी के अध्यक्ष होंगे। जस्टिस अरिजीत पसायत एसआईटी उपाध्यक्ष होंगे।
कालेधन मामले पर एसआईटी गठन का बाबा रामदेव ने स्वागत किया है। बाबा रामदेव ने कहा कि मोदी ने जो वादा किया था उसे निभाया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने इस फैसले की तारीफ की। मंगलवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम के 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग आवास पर पहुंचे थे। मनमोहन सिंह को गुलदस्ता भेंट करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन की पत्नी गुरशरण कौर को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। कल नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह की मुलाकात 1 घंटे तक चली। यूपी विधानसभा में आज उपचुनाव में जीते विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधानसभा में आज रामपुर खास, विश्वनाथगंज, उन्नाव और फतेहपुर से जीते विधायकों ने शपथ ली। दिल्ली में जेडीयू के आला नेताओं की बैठक में हार पर मंथन किया गया। हार पर मंथन के साथ साथ आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। लोकसभा चुनाव में जेडीयू बिहार में महज 2 सीटें जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 20 सीटें मिली थी। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह पाने वाले किरण रिजिजू ने खुशी जाहिर की है। रिजिजू ने कहा कि उनका अगला लक्ष्य अरुणाचल के विकास के लिए काम करना है। अरुणाचल के सीएम नबाम तुकी ने किरेन रिजिजू को राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी। नबाम तुकी ने उम्मीद जताई कि रिजिजू प्रदेश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद दिनेश रिजिजू को राज्य मंत्री बनने पर बधाई दी। नबाम तुकी ने उम्मीद जताई कि रिजिजू प्रदेश की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद दिनेश का घर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ। वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर ही उन्हें गांव वालों ने फूल मालाओं से लाद दिया। दिनेश करीब 1.5 साल से पाकिस्तान की जेल में कैद था। दिल्ली हाईकोर्ट की लताड़ के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल बॉन्ड भर दिया, जिसके बाद कल तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो गई। पटियाला कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि रिहाई चाहिए तो पर्सनल बॉन्ड भरना ही होगा। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी को नोटिस भेजा है। साथ ही दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और गोपाल राय की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट ने अवमानना का नोटिस भेजा है। दरअसल जब पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को जेल भेजा था तो उनके अहम सहयोगियों मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने फैसले पर सवाल उठाए थे। बीएमसी ने मुंबई के कैंपाकोला सोसाइटी में रहने वाले 93 अवैध फ्लैट मालिकों को 31 मई तक मकान खाली करने का नोटिस दिया है। और इस नोटिस के बाद अब कैंपाकोला में रहने वाले लोगों ने देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी फरियाद की है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एयरफोर्स का विमान मिग 21 हादसे का शिकार हो गया। हादसा श्रीनगर से करीब 45 किलोमीटर दूर अवंतीपुर एयरफोर्स स्टेशन के पास हुआ। लखनऊ में यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव औचक निरीक्षण करने राजस्व परिषद के ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने समय से नहीं आने के लिए कई अधिकारियों को फटकारा। भीषण गर्मी के बीच में बिजली कटौती से यूपी में हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान एक विधायक धरने पर बैठ गए। वहीं मेरठ में कांग्रेसियों ने बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि शहर में सिर्फ 14 घंटे की बिजली सप्लाई हो रही है। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। यूपी के अलीगढ़ में बिजली की कटौती की वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला यूपी सरकार बिजली काटकर चुका रही है। दिल्ली में बार काउंसिल के बाहर नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल तीरजारी कोर्ट के बाहर नॉर्थ ईस्ट की महिला वकील पर कुछ वकीलों ने नस्लीय टिप्पणी की थी। यूपी के बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग जख्मी हुए। NH-24 बहराइच से आ रही एक तेज रफ्तार बस एकाएक बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा यात्री भरे हुए थे। हादसे पर यूपी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। अखिलेश सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के अलावा उनका मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। यूपी के बिजनौर में एक हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। यहां विजेंद्र नाम के एक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी।
यूपी के मुरादाबाद में एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी ने अपनी पत्नी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। दिल्ली के सुभाष पैलेस इलाके में राहगीरों की मुस्तैदी के चलते एक बच्ची की इज्जत तार-तार होने से बच गई। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो इंटरनेट के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। हरियाणा की करनाल से गायब 8 साल की एक लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यूपी के रायबरेली में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में औजार छोड़ दिया। गोरखधाम एक्सप्रेस हादसे के शिकार हुए लोगों को इलाहाबाद में श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के बोधगया में बौद्ध भिक्षुओं ने विश्व शांति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की।